मॉर्निंग क्लास। आज फिर नया टॉपिक के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मादा जनन तंत्र। इसके बारे में आज अपन डिटेलिंग करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आता है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं पहले भी जब नर जनन तंत्र पढ़ा रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। क्योंकि इसका जो रोल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या फिर बोल सकते हो कि नए जो भी संतान प्राप्त करने में, ठीक है, तो इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। क्योंकि अपन बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जितनी भी क्रियाएं होती है, ठीक है, वो किस में होती है? मादा जनन तंत्र में ही होती है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं मादा जनन तंत्र, ठीक है। जैसे कि जनन क्रिया में नर की अपेक्षा मादा को अधिक उत्तरदायित्व होता है, जैसे कि मैं बताया आपको, ठीक है। मादा का कार्य सिर्फ अंडाणु पैदा करना ही नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि निषेचन के दौरान गर्भरोपण, ठीक है। निषेचन क्रिया भी कहाँ होती है? मादा जनन तंत्र में होती है, ठीक है। अब वो कहाँ पे होती है मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। गर्भरोपण कहाँ पे होती है वो भी बताऊंगा। भ्रूण का विकास, ये सभी चीज़ें कहाँ पे होती है? मादा जनन तंत्र में। इसीलिए इसका जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, नर जनन तंत्र की अपेक्षा। जरूरी दोनों है, लेकिन इसका रोल ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन एक नज़र देख लेते हैं इसके डायग्राम में। इसको भी जैसे हम नर जनन तंत्र पढ़े थे वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मुख्य मादा जनन अंग और सहायक मादा जनन अंग, ठीक है। तो एक नज़र अपन इसके डायग्राम में देखें तो यहाँ पे देखिए, ये आपका यूट्रस, ठीक है, यूट्रस है। ये आपका है ओवेरी, ठीक है। ये है आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक। ये है एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। ये है आपका फिम्बरी, ठीक है। और ये है आपका वेजाइना, ठीक है। और ये है आपका सर्विक्स। अगर आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, कोई बात नहीं, मैं जैसा जैसा बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा पढ़ते जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको PDF फॉर्म पे एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको अपन बोले तो मुख्य जनन तंत्र, तंत्र नहीं अंग, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है? तो सबसे पहले आएगा अंडाशय, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोले तो ओवेरी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। मादा में कितना पाया जाता है? एक जोड़ी अंडाशय पाया जाने का मतलब क्या है? मतलब 2 की संख्या में होती है। जैसे कि अपन डायग्राम में अगर देखें तो एक होता है ये ओवेरी होता है और एक होता है ये, ठीक है। तो 2 हो रहा है, मतलब एक जोड़ी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो मादा जनन तंत्र में, ठीक है, जो अंडाशय होता है, ठीक, अंडाशय जैसे कि अपन देखें कि एक जोड़ी होता है, 2 की संख्या में होता है। ये कहाँ पे होता है? तो गाय के देह गुहा के ऊपरी भाग में होता है, ठीक है। इसको जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। गाय में इनका आकार अंडाकार होता है, ठीक है, अंडाकार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक जोड़ी होती है और अंडाकार होती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है। तो अंडाशय का जो लंबाई है 1.25 से लेकर आपका 1.75 इंच तक होता है। और आपकी अगर चौड़ाई बोले इसका, ठीक है, विड्थ अगर बात करें तो 0.5 से 0.75 तक होता है। और अगर इसका वेट का बात करें तो अपन देखेंगे तो इसका होता है वेट 10 से 20 ग्राम के आसपास, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या देखें, मादा जनन तंत्र में ओवेरी जो होता है 1 पेयर होता है, मतलब एक जोड़ी होती है, 2 की संख्या में होती है, ठीक है। सेकंड अपन देखें कि यह कहाँ पे उपस्थित होती है? देह गुहा के ऊपरी भाग में उपस्थित होती है, ठीक है।
इसका आकार कैसा होता है, तो अंडाकार होता है, ओवल शेप होता है, ठीक है। उसके बाद इसका शेप मतलब साइज अगर देखें, शेप तो अंडाकार होता है, साइज अगर देखें तो 1.25 से 1.75 इसका लंबाई होता है, लेंथ होता है, और 0.5 से 0.75 के आसपास इसका क्या होता है, इंचेस में है, ठीक है, इंच। तो 0.5 से 0.75 इंच इसका विड्थ होता है, मतलब चौड़ाई होता है। और अगर इसका वेट की बात करें तो 10 से 20 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अंडाशय की आंतरिक झिल्ली एपिथेलियल ऊतक की बनी होती है तथा एपिथेलियल परतों से अंडजनन अर्थात अंडाणु पैदा होने का कार्य होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर देखे थे हम नर जनन तंत्र में तो क्या हो रहा था, वहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू था। एपिथेलियल टिश्यू में जर्म सेल था, जर्म सेल ही क्या होता, विभाजन होकर या फिर खंडित होकर या फिर फ्यूजन होकर क्या बना रहा था, वो फ्यूजन तो नहीं बोल सकते, खंडित होकर, ठीक है, विभाजित होकर क्या बना रहा था, वो शुक्राणु बना रहा था। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू क्या बना रहा है, अंडाणु बना रहा है, जिसको ओवम बोला जाता है, ठीक है, या फिर एग बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसका मेन जो वर्क है, ठीक है, मेन कार्य क्या है, तो मेन कार्य देखो अंडाशय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अंडाणु पैदा करना, ठीक है। अंडाणु पैदा करना मतलब इसको क्या बोल सकते हैं अपन, हाँ, अंडाणु जनन, ठीक है, अंडाणु जनन। इंग्लिश में इसी को अगर बोल दे तो oogenesis बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, oogenesis, ठीक है, oogenesis, ठीक है। क्या बोला जाता है, oogenesis बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका और दूसरा कार्य क्या है, तो मादा सेक्स हार्मोन, ठीक है, मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पन्न करना। वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हो रहा था, यहाँ पे एस्ट्रोजन हो रहा था, वहाँ पे शुक्राणु हो रहा था, यहाँ पे अंडाणु हो रहा है, अंडाणु पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, कंपेयर करके याद रखोगे जल्दी याद होगा आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आता है सहायक जनन अंग, ठीक है, सहायक जनन अंग, ठीक है। सहायक जनन अंग में क्या होगा, तो सबसे पहला है फॉलोपियन ट्यूब या फिर इसी को बोलते हैं ओविडक्ट, अगर हिंदी में बात करें तो अंडवाहिनी या फिर गर्भाशय नलिका कहते हैं। कहाँ पे होता है, डायग्राम में अपन देखते हैं। तो ये वाली जो भाग है, ठीक है, ये वाली जो भाग है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये क्या है फैलोपियन ट्यूब या इसी को बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, ओविडक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब इसका मेन कार्य क्या है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का मेन कार्य क्या है, तो किसका संवहन करता है, किसको, तो ओवम को, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, ओवेरी है, ठीक है, यहाँ पे क्या बना, अंडाणु बना, ठीक है, यहाँ पे क्या बना, अंडाणु बना। तो जो एस्ट्रस साइकिल जो होता है, ठीक है, एनिमल्स में एस्ट्रस साइकिल बोला जाता है, ठीक है, मासिक चक्र को क्या बोला जाता है, एस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। एस्ट्रस साइकिल के दौरान 21 दिन का होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको, 21 डे का होता है, ठीक है। कितने घंटे का होता है, तो आपको याद रखना है 12 से 24 घंटे का होता है। मेन फंक्शन कहाँ पे होता है, तो 18 से 24 घंटे के बीच में होता है, ठीक है। तो एक अंडा यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब यहाँ से वो आएगा इधर, फिर यहाँ से वो निकल जाएगा। अगर ये जो प्रोसेस हो रहा है इस दौरान अगर शुक्राणु आकर उसको फर्टाइल कर देता है, फर्टिलाइजेशन अगर कर देता है, तो क्या होगा, फिर एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको अपन पढ़ेंगे जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो याद रखिए ओवेरी से क्या निकलता है, ओवम निकलता है, जो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से फिर वो कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है, यूट्रस के थ्रू फिर सर्विक्स, सर्विक्स से फिर वो नीचे वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एस्ट्रस साइकिल का, ठीक है। एस्ट्रस साइकिल का याद रखिएगा 21 डे में आता है, ठीक है, और आपका कितने घंटे का रहता है, तो 12 से 24 घंटे का रहता है। लेकिन मेन फंक्शन कितने घंटों में होता है, तो 18 से 24 घंटे के बीच में होता है मेन फंक्शन। अगर उस बीच अगर कोई स्पर्म आकर उसको फर्टिलाइज कर देता है, निषेचित कर देता है, निषेचन कर देता है, तो वो फिर एग क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट से फिर वहाँ से फिर
यूट्रस में जाकर वो क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट बनाने के बाद फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, प्रेग्नेंट होने के बाद फिर नए संतान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप उनको याद रखना है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी है ना, अंडवाहिनी की बात कर रहे थे अपन, फैलोपियन ट्यूब। तो यह मादा जनन तंत्र के सहायक भागों में सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो कि संख्या में 2 होती है, दोनों साइड होते हैं, है ना, डायग्राम में दिख रहा है। ये हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों साइड है। ठीक है, तो देखो सॉरी, हाँ, दो भागों में बटा रहता है, या फिर दोनों दो संख्या में 2 होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 20 से 35 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इतना टाइम से हम इंच में बात कर रहे थे, इसको भी इंच में मत बोलिएगा। ठीक है, 20 से 35 सेंटीमीटर होती है किसकी लंबाई, आपका फैलोपियन ट्यूब की लंबाई, या फिर ओविडक्ट उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु कहाँ पे निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, या फिर दे देगा ओविडक्ट में होता है। इसमें भी दे देता है कि फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में होता है। तो आपको याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब में 2 भाग होता है, एक होता है एम्पूला, ठीक है, और एक होता है स्थमस होता है। स्थमस का उतना वो नहीं है, लेकिन एम्पूला के भाग में ही क्या होता है, तुम्हारा फर्टिलाइजेशन क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। कितना है लंबाई, 20 से 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंतरिक व्यास कितना होता है, तो 1 mm, ठीक है, 1 mm मिलीमीटर। ठीक है, यह नलिका अंडाशय से गर्भाशय श्रृंग तक फैली रहती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, दिख रहा था हमको एग्जाम में, ये श्रृंग है। ठीक है, और ये कहाँ तक फैली है, देखो ये यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, इसी को बोल रहा है फैलोपियन ट्यूब कहाँ तक फैली है, गर्भाशय श्रृंग तक फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यह नलिका जो होती है, ठीक है, अंडाशय के समीप कीप के आकार की होती है, जो अंडाशय को घेर लेती है, जिसे इन्फंडिबुलम कहते हैं। इस भाग के द्वारा अंडाशय से निकले अंडाणु को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके डायग्राम से हम समझते हैं, ये जो है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है, इन्फंडिबुलम। ठीक है, ये वाला भाग इतना। ठीक है, अगर इसी की बात करें अपन, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको फिमरी बोलते हैं अपन। ठीक है, फिमरी, और इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इसको बोलते हैं एम्पूला। ठीक है, एम्पूला। इसको बोलते हैं स्थमस। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ये तीनों को अपन एक साथ क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इन तीनों को क्या बोलेंगे एक साथ, फैलोपियन ट्यूब। और फर्टिलाइजेशन क्रिया कहाँ पे होती है, एम्पूला पार्ट पे होती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। तो जो ये फिमरी होती है ना, इन्फंडिबुलम के पास जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके जो रहता है, वो क्या कहलाता है, फिमरी। ठीक है, ये क्या करता है, ओवेरी से जो एग निकलता है, ओवम निकलता है, उसको अपने अंदर ले आता है। ठीक है, उसी चीज को बोल रहा है यहाँ पे। क्या करता है, कीप के आकार की संरचना होती है, जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। इसमें एक फिमरी नाम का संरचना होता है, फिमरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जो ओवम होता है उसको अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। ठीक, अब अंडाशय से निकले अंडाणु को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का यहाँ तक काम हो गया। ठीक है, उस बीच अगर स्पर्म वहाँ प्रेजेंट होता है और ओवम को क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, जो एनिमल्स रहेगा वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद यूट्रस देखते हैं, गर्भाशय जिसको बोलते हैं। गाय की गर्भाशय 2 श्रृंगी होती है, मतलब डबल हॉर्न शेप्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में अपन देख लेते हैं कैसा होता है। हॉर्न के समान दिख रहा है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, 2 श्रृंगी इसी को बोला जाता है, डबल हॉर्न शेप्ड। ठीक है, आता है एग्जाम में। गाय का
यूट्रस कौन से शेप का होता है? तो डबल हॉर्न शेप, द्विश्रृंगी होता है, द्विश्रृंगी, ठीक है, याद रखिएगा। सिंह जैसे होते हैं इसकी संरचना। गर्भाशय का अनुप्रस्थ व्यास अगर डायामीटर इसका देखें तो कितना होता है? 3.5 से 4.5 इंचेस होता है, ठीक है, जबकि इसकी लंबाई जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1 से 2 इंच होती है, ठीक है, 1 से 2 इंच होती है, ठीक है। गर्भाशय की आंतरिक सतह में छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिससे द्रव निकलता है। इसी द्रव के द्वारा गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान होता है, ठीक है। गर्भाशय के कौन से लेयर में होता है ये? तो गर्भाशय के आंतरिक लेयर पे होता है, ठीक है। गर्भाशय के आंतरिक लेयर में क्या होते हैं? छोटे छोटे उभार निकले रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे उभार निकले रहते हैं, ठीक है। ये जो है उभार निकले रहते हैं, ये क्या करते हैं? यहाँ से द्रव सीक्रेट करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? जो भी जाइगोट होता है, ठीक है, उसको भ्रूण को क्या करते हैं? एम्ब्रियो जो होता है, ठीक है, उसको पोषण प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया यूट्रस, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स की बात करें, ग्रीवा की बात करें तो इसकी लंबाई गर्भाशय से लेकर योनि तक होती है। गर्भाशय से लेकर योनि तक होती है, मतलब यूट्रस से लेकर वेजाइना तक होती है। देख लेते हैं डायग्राम में कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए, ये है आपका सर्विक्स, ठीक है। इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक हो रही है बोल रहा है? तो गर्भाशय ये हो गया अपना गर्भाशय, और ये हो गया वेजाइना, ठीक है। ये हो गया, सॉरी, ये वेजाइना, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? ये सर्विक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, सर्विक्स। अब सर्विक्स का क्या क्या काम है ये अपन देख लेते हैं। हिंदी में इसको ग्रीवा बोलते हैं, सर्विक्स ही याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 4 इंच के आसपास। सेंटीमीटर में बात करें 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगर इसकी मोटाई की बात करें, व्यास की बात करें तो 1 इंच होती है, ठीक है। ग्रीवा मतलब सर्विक्स 2 ही समय खुलता है, ठीक है। सर्विक्स जो होता है 2 समय ही खुलता है। एक होता है स्ट्रस साइकिल के टाइम, क्यों ऐसा खुलता है वो मैं बताऊंगा। पहले समझ लीजिए कब होता है स्ट्रस साइकिल, जिसको हीट पीरियड बोलते हैं, इस टाइम खुलेगा। और दूसरा जब डिलीवरी का टाइम होता है ना, जब कोई प्रेग्नेंट होती है एनिमल्स, जब वो डिलीवरी करने वाली रहती है तब वहाँ पे क्या होता है? ये खुलता है। और जो हीट पीरियड जब रहता है ना, तब भी एक हार्मोन काम करता है, और आपका डिलीवरी का टाइम भी एक हार्मोन काम करता है जिसको रिलैक्सिन हार्मोन बोला जाता है। वो क्या करता है? जो मसल्स होता है ना उसको क्या करता है? रिलीज, मतलब बोल सकते हो कि एकदम शिथिल कर देता है, ठीक है, लूज कर देता है, जिसके कारण ये खुल जाती है। कौन? म्यूकस प्लग, ठीक है। कौन इसको ढक के रखता है सर्विक्स को? तो म्यूकस प्लग ढक के रखता है। हीट पीरियड के दौरान ही बस खुलता है ताकि ओवम वहाँ से निकल सके, ठीक है। और डिलीवरी के टाइम तब निकलता है जब वहाँ से बच्चे को बाहर निकालना रहता है, ठीक है। ये 2 ही टाइम खुलता है। कौन? सर्विक्स, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक। और इसको कौन सा लेयर या फिर क्या चीज़ इसको ढक के रखता है? तो याद रखना म्यूकस प्लग इसको बंद कर रखता है, ठीक है। उसके बाद देखो वेजाइना, ठीक है, वेजाइना इसकी लंबाई जो होती है 10 से 12 इंच होती है, ठीक है। वेजाइना की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 इंच होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? संभोग क्रिया एवं नए बछड़े के जन्म के लिए रास्ता प्रदान करना, ठीक है। जन्म के समय क्या करना? रास्ता प्रदान करना, ठीक है। ये 2 ही काम करता है। जैसे शिश्न था वहाँ पे, ठीक है, जो पेनिस था वो क्या काम कर रहा था? तो सिर्फ और सिर्फ मैथुन क्रिया में काम कर रहा था, ठीक है, ताकि शुक्राणु को मादा जननांग में सीक्रेट कर सके, ठीक है। वैसे यहाँ पे वेजाइना क्या काम करेगा? संभोग क्रिया, और आपका जब बच्चे का जन्म होगा, बछड़े का जन्म होगा तब, ठीक है, उस टाइम ये कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है वुल्वा, ठीक है। वुल्वा यह सबसे बाहरी भाग होता है जो योनि की सुरक्षा प्रदान करता है। यह बछड़े के जन्म के समय इसी भाग में सूजन आ जाती है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। योनि को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, वुल्वा। और क्या होता है? योनि को ढक के रखता है ताकि उसको बाहरी आघात से बचा सके, ठीक है। इस तंत्र के अंतर्गत ऑक्सीजन को लिया जाता है एवं सॉरी, मेरे ख्याल से इसमें
कुछ गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये वाला वुल्वा वाले भाग को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ उसको याद करिएगा। वुल्वा क्या होता है? वुल्वा जो होता है ये योनि का सबसे बाहरी हिस्सा रहता है जो योनि को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और इसमें एक द्रव रिलीज होता है या फिर बोल सकते हो कि एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज होता है जो क्या करता है, योनि को बताया था ना एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो वो एसिडिक नेचर उसी के कारण होता है क्योंकि उसमें द्रव उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस क्या होता है? तो वेजाइना के जस्ट ऊपर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं शिश्न भग्न बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? शिश्न भग्न बोला जाता है, जो काफ़ी सेंसिटिव होता है। और जब प्रेग्नेंट होती है काऊ तो वो क्या हो जाता है, मटर के दाने के समान फूल जाता है और वो सूज जाता है ना। और वो उसका वैसे कुछ काम नहीं है, ठीक है। बस वो क्या करता है, जैसे कि हमको चेक करना है कि गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं, वो हीट पीरियड में है कि नहीं, तो उससे हमको पता चल जाता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब वेजाइना जो रहता है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो रहता है ना, उसका साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि 10 से 12 सेंटीमीटर 12 इंच है तो वो 1 से 2 इंच बढ़ जाता है, ठीक है। और जब डिलीवरी का टाइम रहता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, सर्विक्स में ही क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। सर्विक्स के मिड पार्ट पर क्या किया जाता है, स्पर्म को मतलब वीर्य को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया, सिक्रेट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो एनिमल क्या हो, प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है। और शुक्राणु जाकर क्या है, फर्टिलाइजेशन करेगा ओवम से और वो एनिमल क्या होगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसमें और क्या जानने वाला बात है, तो नेचुरल संभोग मतलब आपका प्राकृतिक रूप से अगर संभोग होता है आर्टिफिशियल को छोड़कर, तो वो कहाँ पे जाता है, शुक्राणु कहाँ पे छोड़ा जाता है, तो आपको याद रखना है जस्ट सर्विक्स के पहले, ठीक है। सर्विक्स के पहले छोड़ा जाता है, वेजाइना के अंदर सर्विक्स से पहले छोड़ा जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इस वाले लाइन को हटा दीजिएगा, ठीक है, इसको नोट मत करिएगा। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसमें मैं एक क्विक रिवीजन बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़े अपन, ठीक है। तो मादा जनन अंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। बच्चे संतान उत्पन्न करने के लिए बहुत बड़ा रोल है इसका, ठीक है। इसमें 2 भाग में अपन डिवाइड कर दिए थे, पहला मुख्य जनन तंत्र, दूसरा है आपका सहायक जनन तंत्र। मुख्य जनन तंत्र में क्या देखे अपन, ओवेरी देखे। ओवेरी का मुख्य कार्य क्या है, अंडाणु जनन का मतलब oogenesis करना, अंडाणु पैदा करना, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका भी श्रावण कौन करता है, तो आपका ओवेरी करता है, ठीक है, ओवेरी के द्वारा ही होता है, ठीक है। उसके बाद अपन सहायक जनन अंग देखे तो उसमें सबसे पहला देखे फैलोपियन ट्यूब देखे। अब फैलोपियन ट्यूब का साइज क्या है, शेप क्या है, वो सब चीज़ अपन देख लिए। 3 भागों में बटा रहता है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस, ठीक है। जहाँ पे एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, ठीक है। और जो इन्फंडिबुलम जो होता है वो ओवेरी से क्या करता है, ओवम को खींचता है। किसके द्वारा खींचता है, तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, फिमरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके द्वारा खींचता है, ठीक है। तो उस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद क्या देखे अपन, तो आपका यूट्रस देखे। यूट्रस के बाद अपन देखे वेजाइना, वेजाइना में फिर वुल्वा, ठीक है। और ग्रीवा, ग्रीवा के बाद वेजाइना, वेजाइना के बाद फिर वुल्वा, वुल्वा के बाद फिर अपन क्लाइटोरिस के बारे में देखे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी उतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा। मैं जितना बताया हूँ उतना याद रखिएगा। बाकी यहाँ से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी जो बच गया है इसके अंतर्गत, ठीक है, वो अपन आगे क्लास में है टॉपिक आपके एआई में, उसमें अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका हार्मोन वाला जो है, ठीक है, उसमें अपन मिल्क सिक्रेशन जब पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत अपन को देखना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक हार्मोन बताया, रिलैक्सिन हार्मोन, वो डिलीवरी के समय क्या करता है, जो मसल्स होता है उसको शिथिल कर देता है, मतलब एकदम बोल सकते हो कि ढीला छोड़ देता है, जिसके कारण वो फैलने लग जाता है। फैलने के कारण फिर बच्चा आराम से निकल जाता है वेजाइना से, ठीक है। तो रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है। उसके बाद और भी हार्मोन्स है जो काम करता है,
स्ट्रेस साइकिल जब मैं पढ़ाऊँगा उस टाइम बताऊँगा कौन सा हार्मोन काम करता है। मिल्क सिक्रेशन जब बताऊँगा तब उसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं, 2-3 हार्मोन जिसके बारे में अपन को पढ़ना है, जैसे ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब हार्मोन के बारे में अपन को देखना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है यहीं तक अपन पढ़ते हैं, फिर आगे जो क्लास रहेगी वो आपका इंटरनल एनाटॉमी का मेरे ख्याल से चौथा वीडियो होगा। ठीक है, जिसमें अपन देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, मिल्क सिक्रेशन, इसका एक क्लास रहेगा। फिर उसके बाद आपका इंटरनल एनाटॉमी कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर अपन एक्सटर्नल एनाटॉमी देखेंगे। एक्सटर्नल एनाटॉमी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में अपन देख लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ाई करते रहिए।